हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास की। मतलब ब्रिटिश शासन के अंडर में भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हम वन बाय स्टेप देखने वाले हैं। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया। फिर 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय संविधान का विकास हुआ। ठीक है, तो इसको हम दो टर्म में पढ़ सकते हैं। एक तो 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश क्राउन। तो दो तरीके से भारतीय संविधान का विकास हुआ। ठीक है, यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब 1857 तक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया था। यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर शासन किया था, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए दो समितियां थी। पहली का नाम क्या था? कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यदि हम कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोले स्वामी मंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वामी मंडल। तो इस स्वामी मंडल के क्या अधिकार क्षेत्र थे और क्या क्या किस प्रकार के सदस्य इसमें सम्मिलित थे? तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के जितने भी साझेदार थे, वो सभी इसके क्या थे? सदस्य थे। किसके? कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती थी। तो इस कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज स्वामी मंडल में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जितने भी साझेदार थे, वो क्या थे? इसके सदस्य थे। जिन्हें क्या क्या अधिकार थे? जिन्हें सभी नियम कानून अध्यादेश बनाने के अधिकार थे। मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कानून हो, जितने भी अधिकार हो, वो सब बना सकते थे। यहाँ तक कि अध्यादेश भी निकाल सकते थे। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और समिति थी जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये संचालक मंडल था। एक था आपका स्वामी मंडल, इसके पास संपूर्ण अधिकार थे। एक था संचालक मंडल। संचालक मंडल सेकेंड समिति है। संचालक मंडल के पास क्या अधिकार थे कि जो स्वामी मंडल ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को संचालित करवाना। ठीक है, लेकिन यदि हम स्वामी मंडल की बात करें तो स्वामी मंडल संचालित मंडल के कुछ नियमों को रद्द भी कर सकता था। यदि उसे लग रहा है स्वामी मंडल को कि संचालन मंडल ने क्या किया है, कोई नियम ऐसे बनाए हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो उनको वो रद्द भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये राइट्स था किसके पास? कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के पास, स्वामी मंडल के पास। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ें संविधान का विकास स्टेप बाय स्टेप। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय संविधान का हम विकास पढ़ सकते हैं। कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट, या ऐसे रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो इस एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, है ना, जैसे कि मद्रास और बम्बई। ये क्या थे? मद्रास और बम्बई, ये कुछ प्रेसिडेंसियाँ थी जहाँ से भारत पर शासन होता था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब मतलब बंगाल से ही क्या होगा? बम्बई पर और मद्रास पर क्या होगा? प्रशासन होगा। अभी तक क्या था? मद्रास, बम्बई, बंगाल तीनों जगह से क्या हो रहा था? भारत पर शासन हो रहा था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या घटना हुई कि इसके बाद अब बंगाल का जो गवर्नर होगा, है ना, वो मद्रास का भी और बम्बई दोनों जगह से क्या करेगा? दोनों का प्रशासन करेगा। ठीक है, फिर इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि कलकत्ता में एक स्थान, कौन सा? फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत पर अधिकार नहीं था इससे कुछ क्षेत्रों पर ही अधिकार था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ये सुप्रीम कोर्ट क्या था? इसका अधिकार क्षेत्र था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्या हुआ? इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना। मतलब ब्रिटिश क्राउन जो कि ब्रिटेन का मतलब मुख्य शासन करता था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी मनमानी न करे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कंट्रोल में रहे। तो इसीलिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखी जा सके। ठीक है, तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? ये 1784 में आया, मतलब 1773 में आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसकी क्या खास बात रही? तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के बाद क्या हुआ? संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल की सभी आज्ञाएं मानने के लिए बाध्य था।
मतलब जो हमने पढ़ा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए दो समितियां थी, एक स्वामी मंडल, संचालक मंडल। लेकिन अब जो स्वामी मंडल को अधिकार मिले थे किसके तहत मिले थे? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्या अधिकार मिले थे? कि स्वामी मंडल के संचालक मंडल के फैसले को उलटने के सभी अधिकार अब क्या हो गए? खत्म कर दिए गए। जो अधिकार मिले थे ना वो अब अधिकार अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्वामी मंडल संचालक मंडल के कुछ नियम सभी नियमों को उलट दे। अब अधिकार क्या हो गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, स्वामी मंडल के संचालक मंडल के फैसले के अधिकार क्या कर दिया गया? अब रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका चार्टर अधिनियम 1793, है ना। 1793 में क्या आया? चार्टर अधिनियम आया। अब चार्टर अधिनियम में क्या खास बात रही? कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों और स्टाफ को अब भारतीय राजस्व वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्य जो थे, हमने देखा नियंत्रण मंडल था यहाँ पर, ठीक है। तो नियंत्रण जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो नियंत्रण मंडल के जितने भी सदस्य थे अभी तक उनको भारतीय राजस्व से वेतन नहीं मिलता था। अब लेकिन वेतन कहाँ से मिलेगा उनको? भारत में जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है, भारत में जो इनकम हुई है उसमें जो राजस्व वसूला गया उससे अब क्या होगा? इन सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो कब तक रहा ये राजस्व का, कब तक मतलब राजस्व वेतन दिया गया? तो 1919 तक क्या हुआ? इन सदस्यों को भारत के राजस्व वेतन दिया गया। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो इसमें क्या खास बात रही? कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करती थी, तो उसे ब्रिटेन से एक प्रकार का पत्र लिखवाना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था भारत पर अधिकार करने के लिए। तो अब उसको 20 वर्ष 1813 में क्या हुआ? 20 वर्ष और तक क्या मिल गया उसको? अधिकार मिल गया कि वो भारत पर अपना काम कर सके। ठीक है ना। और अब अभी तक क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था। मतलब वो पूर्ण रूप से अधिकार कर सकती थी अपने पूरे मन से, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन ने इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत उसके एकाधिकार, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब उसका एकाधिकार नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ों पर अब भी उसका एकाधिकार था, जैसे चाय, चीनी, सिल्क, इन चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भी पूरा एकाधिकार या मोनोपोली था। ठीक है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट है आपका 1833 का। यदि हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार अब समाप्त कर दिए गए। पहले क्या था? कुछ अधिकार मोनोपोली पर कंट्रोल किया, अब उसके सभी व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। अब कंपनी भारत में सिर्फ प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है ना, पूरे भारत को प्रशासनिक रूप से संभालने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। अब बिजनेस और व्यापार की जिम्मेदारी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं थी। ठीक है ना। तो यहाँ से उसके अधिकार को अब खत्म कर दिया गया। कहाँ से? चार्टर एक्ट 1833 से व्यापार के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। नेक्स्ट है इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे। मतलब अब जो यूरोप के लोग चाहें कि भारत में, है ना, तो संपत्ति अर्जित करना है तो अब उनको परमिशन मिल गई थी। अब उनसे रोक हटा ली गई थी कि यूरोप के किसी भी देश के लोग भारत में संपत्ति अर्जित करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था, है ना, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। तो ये थे चार्टर एक्ट। अब हम सबसे महत्वपूर्ण 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। हम जानते हैं कि 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। लेकिन ये क्रांति क्या रही? एक प्रकार से असफल रही। लेकिन ब्रिटिश क्राउन को ये चेतावनी दी कि अब भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो अब जो ब्रिटिश क्राउन था उनको ये मौका मिल गया कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरीके से हटा दिया जाए। तो इसी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया? ब्रिटिश संसद ने जो कंपनी थी उसको पूर्ण रूप से हटा दिया। ठीक है ना। तो इसी एक्ट के तहत हटाया था। फिर भारतीय प्रशासन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर अब कहाँ पहुँच गई? ब्रिटिश क्राउन तक पहुँची। मतलब अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा। 1858 से क्या हुआ? परिवर्तन आया। कहा था 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया शासन।
फिर 1858 से इस एक्ट के तहत 1858 का भारतीय शासन अधिनियम जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब और शासन कैसे किया, तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। किसका बनाया गया, भारत राज्य सचिव। और ये भारत राज्य सचिव ही क्या करता था, भारत पर प्रशासन को चलाता था। इसी के तहत क्या होता था, ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करती थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद नया एक आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या खास बात रही कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। मतलब अभी तक क्या था कि जो कानून बनते थे वो ब्रिटेन के लोग ही कानून बनाते थे, भारतीयों पर थोप दिया जाता था। लेकिन अब जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसके तहत क्या हुआ कि अब जो भारतीय हैं वो भी कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस 1909 में क्या खास बात रही, इस 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम क्या बोलते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत जो मुस्लिम समुदाय है उसे पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई, उसे अलग से प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था दे दी गई। किसके तहत दी गई, तो ये दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। अब है भारत शासन अधिनियम 1919, ये भी महत्वपूर्ण है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसके हम खास बात को पढ़े 1919 की, तो इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम क्या है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, 1919 का, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध का मतलब ये होता है कि अब केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दे दिए गए शासन करने के लिए, केंद्र और राज्य में प्रशासन को विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। अब प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्र और प्रांत विषयों में, मतलब केंद्र के कुछ अलग विषय दे दिए गए, जो केंद्र से संबंधित विषय कहाँ है, केंद्र के पास, जो प्रांतीय विषय थे वो प्रांत को दे दिए गए द्वैध शासन के तहत, ठीक है। फिर केंद्र की विधान परिषद द्विसदनी बनाया गया। पहली बार केंद्र में 2 सदन बने, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। जैसे कि आज राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। दोनों की बराबर शक्तियां थी, लेकिन बजट पर साइन करने का अधिकार निम्न सदन को था, मतलब जो छोटा सदन था उसको था, ठीक है। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1933, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें क्या क्या शक्तियां मिली, विधायी शक्तियों का केंद्र व राज्यों के बीच विभाजन हुआ। मतलब अभी कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन अब कानून बनाने की शक्तियां, मतलब राज्य को भी दे दी गई और केंद्र को भी दे दी गई। केंद्र के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और राज्य के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, ठीक है ना। प्रांतीय गवर्नर मंत्रियों की सलाह से काम करने के लिए क्या था, वो मजबूर था। एक प्रकार से जो गवर्नर होते हैं राज्यों में, वो क्या करते हैं, मंत्रियों की सलाह पर ही काम करते हैं। तो इस 1935 एक्ट के तहत में ही ये क्लियर था कि जो प्रांत की जो मंत्रिमंडल है, जो कि राज्य की विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार है ना, तो गवर्नर को भी इन मंत्रियों की सलाह पर ही काम करना था। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत का एक संघीय न्यायालय हो। इस न्यायालय में क्या किया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। फिर अब क्या था, इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ कि जो भारत परिषद था वो समाप्त कर दिया गया, और जो बर्मा को क्या था, अभी तक भारत के साथ था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या था, ब्रिटिश शासन में संविधान का विकास हुआ। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।